हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भूगोल सेकंड पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल। इस पेपर से संबंधित लगभग 6 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमने करवाया है। यह हमारा 7वां पार्ट है, जिसके अंतर्गत भारतीय मिट्टियों के विषय में हमें बताना है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव पार्ट के साथ 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम कराएंगे। ये टॉपिक ना कि सिर्फ आपको बीए के लिए बल्कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। भारतीय मिट्टियों से एक प्रश्न हमेशा जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कंपटीशन की दृष्टि से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। काफ़ी दिनों से आपको किसी कारणवश रेगुलर वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ दिए जाएँ। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों के एडमिशन हो रहे थे, लेकिन अब कई यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। कहीं कहीं हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं और कहीं कहीं केवल ईयरली एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो अब पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कंपटीशन में भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट पहले डिस्क्रिप्टिव से समझते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि हमारा टॉपिक है भारतीय मिट्टियाँ, तो भारत देश की मिट्टियों के विषय में हम डिटेल से इसमें समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलम से हुई है, जिसका तात्पर्य है फर्श। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलम से हुई है, जिसका तात्पर्य है फर्श। ये इसके नाम से संबंधित हो गया। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं, जो चट्टानों के संकुचित होने, टूटने तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने के बाद निर्मित होता है। तो हम जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से, वनस्पतियों के सड़ने से निर्मित हुआ है। इसके बाद मिट्टी के निर्माण में जलवायु, रासायनिक परिवर्तन तथा सूक्ष्म जैविक क्रियाएं शामिल होती हैं। जलवायु का भी विशेष प्रभाव पड़ता है, रासायनिक परिवर्तनों का भी विशेष प्रभाव पड़ता है और सूक्ष्म जैविक क्रियाएं भी शामिल होती हैं मिट्टी के निर्माण में। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। मिट्टी के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को 8 प्रमुख भागों में बांटा है। वैसे तो मिट्टी कई प्रकार के हैं, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को प्रमुख रूप से 8 भागों में बांटा। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पाँचवा पर्वतीय मिट्टी, छठवां दलदली मिट्टी, सातवां मरुस्थलीय मिट्टी और आठवां लेटराइट मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा है। ये 8वां लेटराइट मिट्टी और चौथे दोनों में लेटराइट मिट्टी लिखा है, तो ये 8वां लेटराइट नहीं बल्कि दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी। इन 8 मिट्टियों में मुख्यतः ऊपर की जो 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, भारत में आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती हैं। और कौन कौन सी हैं? पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी और चौथा लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में अधिकांश क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो एक प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टी। और भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। यहाँ जो भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। एक है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा ह्यूमस। इसीलिए इनकी कमी को पूरी करने के लिए हम लोग रासायनिक खाद या जैविक खाद का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हमें एक रासायनिक खाद यूरिया से मिलती है और फास्फोरस की पूर्ति हमें DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, इससे मिलती है। और हम ह्यूमस समझते हैं। ह्यूमस क्या है? ये भूरे रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से निर्मित होता है। और नाइट्रोजन की पूर्ति कुछ जैविक पेड़ पौधे भी करते हैं, जैसे जो दलहनी फसलें होती हैं
उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को मिट्टियों में कलेक्ट कर लेता है और पौधों के पोषक के रूप में काम करता है। अब हम एक एक मिट्टी के विषय में समझेंगे। पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। भारत के 20% भाग में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हैं। यह मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से बनी होती हैं। नदियाँ जो गाद अपने साथ बहा कर लाती हैं वही जमा करती जाती हैं किनारे पर, तो उसके द्वारा जो मिट्टी बनती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये हल्के भूरे रंग की राख जैसी रंग की होती है। यह मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान गंगा के डेल्टा तक फैली हुई है। इसकी उर्वरता सर्वाधिक होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहले है बांगर मिट्टी, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मतलब है जब नदियाँ अपने साथ गाद बहा कर लाती हैं तो उसे जमा करती जाती हैं और इतनी ऊंचाई पर हो जाती हैं कि जब दोबारा बहा कर लाती हैं तो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो काफ़ी दिनों से वो जमा पड़ा रहता है। इसे कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, जबकि जो नूतन जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं, ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। नदियाँ गाद बहा कर लाती हैं, इस पर जमा करती रहती हैं और फिर परिवर्तित होता रहता है, तो इसमें जल धारण की शक्ति अधिक होती है। तो दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टियाँ हो गई, बांगर और खादर। इसके बाद अगली मिट्टी आती है काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो वो है काली मिट्टी। यह परिपक्व मिट्टी होती है जो भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के समुद्र तटीय इलाकों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इस मिट्टी में विशेष रूप से कपास और अन्य महत्वपूर्ण फसलें होती हैं क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ अधिक होती हैं। इसके बाद तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसका कलर लाल होता है, इसलिए इसे हम लाल मिट्टी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तथा जीवांशों की मात्रा बहुत कम मिलती है, जबकि लौह तत्व, एल्यूमिना तथा चूना पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसमें कपास, गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों मतलब जहाँ गर्मी पड़ती है। इसका रंग ईंट जैसा लाल होता है जो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। इसका पीएच 4 से 5 तक होता है। इसमें कहवा एवं काजू का उत्पादन मुख्य रूप से होता है तथा गेहूँ, चाय, सिनकोना, रबड़ आदि भी पैदा होते हैं। सिनकोना एक पौधा है जिससे हम लोग कुनैन की गोली प्राप्त करते हैं। अगला है पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतों पर मिलती हैं। ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में पाई जाती हैं, विशेष रूप से शुष्क एवं ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। भारत के लगभग 8% क्षेत्रफल में यह मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगली मिट्टी है दलदली मिट्टी। यह मिट्टी उच्च आर्द्रता युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और उड़ीसा के तटीय भाग एवं सुंदरवन का डेल्टा में विशेष रूप से पाई जाती है। दलदली मिट्टी ये दलदल होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, सड़े गले पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है और हमेशा इसमें थोड़ा पानी भरा रहता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी ही है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी विशेषतः कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस का अभाव होता है। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, तिलहन आदि। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसमें लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके कण मोटे होते हैं। 8वीं प्रकार की जो मिट्टी है दोमट मिट्टी। यह बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। यह फसलों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें हवा और पानी को छानने तथा जल निकास की बेहतर क्षमता होती है। इसी कारण हम लोग इसे फसलों के लिए उपयुक्त मानते हैं और भारत में अधिकांश जगह पर ये मिट्टी पाई भी जाती है।
यह सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है बागवानी के लिए। तो इस प्रकार हमने समझा कि मिट्टी क्या है, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इन मिट्टियों में किन पोषक तत्वों की कमी होती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किसमें किस प्रकार की फसलें होती हैं और कौन सी मिट्टी कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो इतने टॉपिक को मिट्टी के विषय में हमने समझा, मिट्टी के प्रकार को हमने देखा। अब चलिए हम 50 क्वेश्चन की श्रृंखला करते हैं ऑब्जेक्ट 2 में, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बीए के एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बारी बारी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? डच, स्पेनिश, इंग्लिश या लैटिन? तो हम जानते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लैटिन। लैटिन में हमने बताया था कि लैटिन शब्द भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है सॉइल। दूसरा प्रश्न है, भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत किस कटिबंध में स्थित है? फर्स्ट उष्ण, दूसरा उपोष्ण, तीसरा ए तथा बी दोनों और चौथा केवल ए। केवल ए है इसमें, लेकिन हम देखते हैं कि जो भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध हम उसे कहते हैं भूमध्य रेखा जो भारत के बीचों बीच से जाती है, उसके दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर उष्ण कटिबंध स्थित होता है। ये कटिबंध एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका आदि देशों में आता है। और जो उपोष्ण होता है ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण का भाग है। लगभग दोनों गोलार्धों में 23.5 से लेकर 40 डिग्री तक अक्षांश के मध्य होता है उपोष्ण कटिबंध और यहाँ का तापमान औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो उष्ण कटिबंध होता है यहाँ ज़्यादातर गर्मी पड़ती है और जो उपोष्ण कटिबंध होता है यहाँ ज़्यादातर ठंडी पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं? निम्न में से किसके ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं? भूपृष्ठ, चट्टान, लकड़ी, शैवाल? तो हम जानते हैं कि भूपृष्ठ का जो ऊपरी भाग है उसे मिट्टी कहते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूपृष्ठ। अगला प्रश्न है, चट्टानों के टूटने, सिकुड़ने और वनस्पतियों आदि से किस तत्व का निर्माण होता है? तो हमने पहले भी बताया था कि चट्टानों को टूटने, सिकुड़ने और वनस्पतियों से मिट्टी का निर्माण होता है। हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, शाकाहारी एवं मांसाहारी लोगों के भोजन का आधार क्या है? शाकाहारी एवं मांसाहारी लोगों के भोजन का आधार क्या है? पठारी क्षेत्र, कृषि, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के भोजन का मुख्य जो आधार होता है वो कृषि ही है, क्योंकि जो मांसाहारी लोग हैं वो जिसको खाते हैं वो भी पेड़ पौधों वनस्पतियों पर ही निर्भर रहते हैं। तो दोनों का जो आधार हो कृषि है। हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, वर्षा ऋतु के समय मूसलाधार वर्षा प्रायद्वीप पठार की मिट्टियों में उच्च स्तरीय क्रिया किसको प्रेरित करती है? वर्षा ऋतु के समय मूसलाधार वर्षा प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों में उच्च स्तरीय क्रिया किसको प्रेरित करती है? तो जब मूसलाधार वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है, तो इससे मिट्टी कट जाती है, जिसे हम लोग निच्छालन कहते हैं, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में किसकी उच्च दर मिट्टियों में कोशिका क्रिया को प्रेरित करती है? उत्तर पश्चिम के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में किसकी उच्च दर मिट्टियों में कोशिका क्रिया को प्रेरित करती है? वाष्पीकरण, पीट रचना, क्षारीकरण अथवा कैल्सीकरण? तो शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जो मिट्टियों में कोशिका क्रिया को प्रेरित करती है वो है वाष्पीकरण, क्योंकि वहाँ गर्मी के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? बागवानी, कृषि कार्य, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण? तो लेटराइट मिट्टी का प्रयोग जो सबसे अच्छा माना जाता है वो भवन निर्माण के लिए माना जाता है। भवन निर्माण में हमेशा लेटराइट मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें बालू और दोमट मिट्टी दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवन निर्माण। अगला प्रश्न है, कपास की काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कपास की जो काली मिट्टी है उसमें अधिकता किसकी होती है? तो काली मिट्टी, पहला ऑप्शन है इसमें इलाइट, दूसरा क्योलनाइट, तीसरा क्लोराइट और चौथा है मोंट मोरलोनाइट।
तो इसमें जो अधिकता होती है वो माउंट मोरलोनाइट की होती है, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का क्या कारण है? गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का क्या कारण है? तो उर्वरता के बने रहने का कारण है लगातार सिंचाई, वर्षा, बाढ़ अथवा वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तो लगातार सिंचाई ही वहाँ की मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण है। हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लगातार सिंचाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? तो हम जानते हैं पूरे भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल अधिक है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो जो लाल पीली मिट्टी भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है वो पाई जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र में, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है? किस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है? पहला लेटराइट, दूसरा पीट, तीसरा ह्यूमस और चौथा उष्णकटिबंधीय। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा उष्णकटिबंधीय, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो मृदा होती है, जो गर्म क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा काफ़ी कम होती है, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करने में निश्चित भूमिका निभाती है? कौन सा वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करने में निश्चित भूमिका निभाती है? शैवाल, लवणीकरण, क्षारीकरण, पैतृक शैलें। तो हम जानते हैं जो पैतृक शैलें हैं ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करने में निश्चित भूमिका निभाती हैं, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पैतृक शैलें। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल संबंधित है? लेटराइट मिट्टी से कौन सी फसल संबंधित है? तो लेटराइट मिट्टी में बागानी फसलें मुख्य रूप से होती हैं, क्योंकि इसमें जल शोषित करने की क्षमता अधिक होती है, जल धारण की भी और जल निकासी की भी। तो इसमें बागानी फसलें मुख्य रूप से ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, काफ़ी किस मृदा से संबंधित है? काफ़ी, जिसे हिंदी में कहवा भी कहते हैं, ये किस मिट्टी में ज़्यादातर उगाई जाती हैं? तो हम देखते हैं काली मिट्टी, क्रोटेशियस मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और हम जानते हैं कि जो काफ़ी उगाई जाती है और इनमें से किसी भी मिट्टी में नहीं उगाई जाती, इसके लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो काली, क्रोटेशियस, लेटराइट तीनों मिट्टी नहीं, तीनों ऑप्शन सही नहीं। इसका एक चौथा ऑप्शन था जिसमें लिखा था इनमें से कोई नहीं, तो वही सही माना जाएगा, अर्थात काफ़ी इन तीनों में किसी भी मृदा में उगाई नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी संजोए रखती है? कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी संजोए रखती है? बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मटियार मिट्टी। तो ज़्यादा पानी जो संजोए रखती है वो मिट्टी है मटियार मिट्टी, इसे हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। ये जल्दी सूखती नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मटियार मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? पहला पोडजोल, दूसरा लाल एवं पीली, तीसरा लेटराइट और चौथा काली। तो हम जानते हैं कि इसमें केवल पोडजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। पोडजोल मिट्टी जो पाई जाती है ये कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसका अभाव पाया जाता है। बाकी तीनों प्रकार की मिट्टियाँ भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार में मिलती हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोडजाल मिट्टी। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। पहला ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा चूने का पत्थर और चौथा बलुआ पत्थर। तो जो काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल होती है वो है बेसाल्ट। हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट शैल जो बनता है ये तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसके ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं और उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, तो उसमें ये भी ऑप्शन होता है ज्वालामुखी से, लावा से, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनता है। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है काली मिट्टी से, लेटराइट से, लाल से या मरुस्थलीय मिट्टी से। तो गुजरात प्रदेश में अधिकांशतः काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है वहाँ काली मिट्टी बहुतायत में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है या पाया जाता है? पंजाब, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर। तो
तो हम जानते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादातर कर्नाटक में पाया जाता है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? काली, जलोढ़, लेटराइट और लाल। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का अधिकतम विस्तार है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का अधिकतम विस्तार है? तो हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में जो मिट्टी का अधिकतम विस्तार है वो भी क्या है? जलोढ़ मिट्टी, अर्थात हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कश्मीर में, राजस्थान में, केरल में, गोवा में। तो हम जानते हैं कि जो पीट मिट्टी पाई जाती है ये ज़्यादातर कश्मीर में पाई जाती है। ये मिट्टी उच्च आर्द्रता से युक्त दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ ज़्यादातर होते हैं और जैविक पदार्थों के जमा होने से ही ये मिट्टी बनती है। पीट मिट्टी तो कश्मीर में ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, कानपुर, कटक, देहरादून। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को हम लोग ICAR भी कहते हैं। ICAR का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये स्थित है दिल्ली में, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, दिल्ली में। पहले ये संस्थान ICAR बिहार में था, जो एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फिप्स द्वारा स्थापित किया गया था 1905 में, किंतु बिहार में एक भयंकर भूकंप आया 1934 में, फिर जिससे ये संस्थान क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे फिर लाकर नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो तब से ये संस्थान नई दिल्ली में ही स्थित है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ तथा व्यापक मृदा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक उपजाऊ तथा व्यापक मृदा कौन सी है? तो ये प्रश्न बार बार आ, पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट, बलुई मिट्टी। तो हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, तो अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा पाई जाती है? मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो मिट्टी में जो जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है 5 से 10% होती है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, 5 से 10%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य? सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य है गोवा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली। तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जो राज्य है वो राजस्थान है, जो चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र है। चंबल के किनारे वाले जो भी क्षेत्र हैं वो मृदा अपरदन से ज़्यादा प्रभावित हैं। मृदा अपरदन का मुख्य कारण होता है वनों का कटाव। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, ये सब मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, क्योंकि वहाँ वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र जो पाया जाता है तो हम स्पष्ट रूप से जानते हैं वो राजस्थान में पाया जाता है। अरावली के पश्चिम का जो मरुस्थलीय भाग है और गुजरात का कच्छ का इलाका है, अरावली के पश्चिम का मरुस्थलीय भाग तथा गुजरात के कच्छ का इलाका बिल्कुल सूखाग्रस्त क्षेत्र है। देश में कुल क्षेत्र से लगभग 16% भाग सूखा संभावित क्षेत्र है, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 5 साल में एक बार सूखा जरूर पड़ता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां 5 साल में एक बार सूखा पड़ता है, तो वो है मध्य प्रदेश। और विशेष रूप से जो सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलवायु, मृदा, जलकुंभी, वनस्पति। तो हम जानते हैं कि बंगाल का आतंक जो माना जाता है वो जलकुंभी, हम अक्सर देखते भी हैं जलकुंभी तालाबों में पाया जाता है। ये एक ऐसी वनस्पति होती है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, अर्थात इसका कायिक प्रवर्धन बहुत तेज़ी से होता है। पहले इस शो के लिए और देखने के लिए अमेरिका से लाया गया था और इसे लाया था पश्चिम बंगाल ने, लेकिन फिर ये तालाबों में इतना ज़्यादा फैला कि एक आतंक के रूप में आ गया, एक संकट पैदा कर दिया, क्योंकि पानी से ये ऑक्सीजन को ज़्यादा सोखता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे पानी में रहने वाले जीव या मछलियाँ मर जाती हैं। और ये पानी को भी बहुत सोखता है, इसलिए तालाब का पानी भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं और इसे हटाना काफ़ी मुश्किल होता है।
तो बंगाल का आतंक हम किसे कहते हैं? जलकुंभी को, अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है टाइगा अथवा कोढ़धारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। टाइगा अथवा कोढ़धारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जलोढ़, लेटराइट, चेस्टनट, पोडजाल। तो अभी हमने बताया था कि जो पोडजाल मिट्टी पाई जाती है ये टाइगा अथवा कोढ़धारी वन प्रदेश में मिलती है। तो टाइगा अथवा कोढ़धारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? पोडजाल मिट्टी है, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन पोडजाल। अगला प्रश्न है कौन सी मिट्टी गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है? काली, पोडजाल, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए उपयुक्त होने वाली जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वह है काली मिट्टी, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? जौ, गन्ना, गेहूँ, मक्का। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक जल लेने वाला फसल है गन्ना, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, कल्लर, बांगर, रेगुड़। तो हम जानते हैं कि जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग खादर नाम से जानते हैं, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खादर। अगला प्रश्न है पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? कोढ़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, वनस्पति, कपास का बीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि कोढ़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी को पॉडजोल कहते हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो मृदा में जल की मात्रा होती है 25% होती है, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, 25%। अगला प्रश्न है मृत्तिका का कड़ा आधार कितना है? जो मृत्तिका होती है, जो मिट्टी होती है, उसका कणों का आकार कितना होता है? पहला ऑप्शन है 2.002 mm से कम, दूसरा है 21.00 mm से कम, तीसरा है 0.002 mm से कम, चौथा 0.002 mm से अधिक। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 0.002 mm से अधिक, क्योंकि जो मृत्तिका का कणाधार होता है 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है, अर्थात हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? दोमट, जलोढ़, काली और लेटराइट। तो हमने बताया था कि चाय, कहवा, काजू और सिनकोना के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो है लेटराइट, अर्थात हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेटराइट। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वनस्पतियाँ किस मृदा में उगती हैं? मटियार, लाल मिट्टी, दलदली मृदा, बलुई मिट्टी। तो जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं ये उगती हैं दलदली मृदा में, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा, दलदली मृदा में जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं या जो सुंदरी वन है, सुंदर वन जिसे कहते हैं, सुंदर वन के डेल्टा में पाई जाती है। विशेष तौर से जो गंगा का डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में, वहीं दलदली मृदा पाई जाती है और उसी में मैंग्रोव वनस्पतियाँ विशेष रूप से उगती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की द्वितीय विशालतम मृदा का प्रकार कौन है? भारत की द्वितीय विशालतम मृदा का प्रकार कौन है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की जो दूसरी विशालतम मृदा का प्रकार है वो है लाल मिट्टी। पहली जलोढ़ है, पहली मिट्टी जो है जलोढ़ है और दूसरी क्या है? लाल मिट्टी। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें किस तत्व की प्रचुरता होती है? पोटेशियम, चूना, केवल ए और बी दोनों। तो हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ए और बी दोनों सही होगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है अत्यधिक संकुचन, विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण किस मृदा में पाए जाते हैं? अत्यधिक संकुचन, विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण किस मृदा में पाए जाते हैं? क्षारीय मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो दरार आदि लक्षण जो पाए जाते हैं ये पाया जाता है काली मिट्टी में, अर्थात हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लेटराइट, लाल या सभी? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो होती है ये होती है जलोढ़ मिट्टी, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला इंसेप्टिसॉल, दूसरा एपेटाइट, तीसरा क्वार्टज और चौथा कोयला। तो जो सर्वाधिक खनिज पदार्थ की मात्रा होती है मृदा के निर्माण में
वो होता है क्वार्टज, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्वार्टज। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो जलोढ़ मिट्टी जो सबसे कम पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? मालवा का पठार, तराई प्रदेश, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, इससे पहले भी हमने बताया था, राजस्थान का क्षेत्र होता है जो कि चंबल घाटी वाला क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र मृदा अपरदन से ज़्यादा प्रभावित है, अर्थात हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंबल घाटी। अगला प्रश्न है, गहरी काप मिट्टियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? गहरी काप मिट्टियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गहरी काप मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं ये पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मिट्टी की रचना को प्रभावित करता है? कौन सा तत्व मिट्टी की रचना को प्रभावित करता है? पैतृक शैलें, समय, जलवायु या उपर्युक्त सभी? तो मिट्टी की रचना को जो प्रभावित करता है वो पैतृक शैलें, समय, जलवायु सभी करते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं, हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति में इनका रंग लाल होता है। ये मिट्टियाँ नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टी के संबंध में जो कथन सत्य है वो ये है कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से ही इनका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से ही होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है? नर्मदा घाटी, गोदावरी घाटी, तापी घाटी या गंगा घाटी? तो जो काली मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादातर पाई जाती है नर्मदा घाटी में, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी। तो इस प्रकार हमने 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी कर दी है, जिसमें मिट्टी को समझने के साथ साथ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सीखा। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।